आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा डेटा होता है वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। जो हमारी मेमोरी होती है उसमें स्टोर कैसे होता है। मेमोरी हमें पता है कि 2 तरीके की होती है, एक वोलेटाइल, एक नॉन वोलेटाइल, ठीक है? नॉन वोलेटाइल में आ गया हमारा हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है? अ, पेन ड्राइव हो गया, ये सब। और वोलेटाइल में आ गया हमारा रैम, ठीक है? हमारा रैम आ गया। तो इन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे अब हम लोग। तो होता क्या है ना कि जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा। अब जैसे ही उस फाइल को हम लोग ने सेव किया, उस फाइल को जैसे ही हम सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं, तो उस दौरान जो हमारा प्रोसेसर है जो हमारा प्रोसेसर है, जो बैठा है सारे प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए, मतलब कि जो हमारा सीपीयू है, वो वो जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, कहाँ से उठाएगा? वो उठाएगा रैम से, ठीक है? तो बेसिकली कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि रियल टाइम में कोई भी चीज स्टोर होती है रैम में, ठीक है? रैम में जो चीज स्टोर होती है उन्हीं चीजों को प्रोसेस करता है सीपीयू, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, फिर से समझते हैं। मेमोरी दो तरीके की होती है, एक वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल, ठीक है? और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे रैम पे। रैम होती है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी। मतलब जैसे ही हम लोग लैपटॉप शट डाउन करते हैं या कंप्यूटर शट डाउन करते हैं, रैम की मेमोरी खत्म हो जाती है। तो होता क्या है कि जैसे हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में कोई प्रोग्राम हमने सेव कर दिया, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे किसी सॉफ्टवेयर का .exe फाइल हार्ड डिस्क में सेव है, ठीक है? और हमारे पास है सीपीयू, एक है हमारे पास सीपीयू, ठीक है? जिसमें एक प्रोसेसर है जो सब चीज को प्रोसेस करता है। तो वो डायरेक्टली, जो हमारा सीपीयू है, वो डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं करता है। ये तो हार्ड डिस्क है ना, इसको ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। इसमें होता क्या है कि बीच में आता है रैम। जो भी चीज इसको प्रोसेस करनी है, कोई भी चीज इसको प्रोसेस करनी है, तो वो लेगा रैम से, ठीक है? वो लेगा रैम से। और रैम कहाँ से लेकर आएगा? रैम लेकर आएगा हार्ड डिस्क से, ठीक है? ये बचपन में पढ़ी हुई चीज है। ये बस एक आइडिया दिला रहे थे कि होता क्या है। तो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो भी बेसिकली रैम में ही स्टोर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास हार्ड डिस्क ये सब में हमारे पास जगह बहुत है, बहुत ढेर सारी जगह है हमारे पास। मतलब अभी तो 1 टीबी के हार्ड डिस्क आ रहे हैं, 1 टीबी के हार्ड डिस्क आ रहे हैं, ठीक है? तो उसमें हमारे पास डेटा बहुत है, डेटा नहीं, सॉरी, स्टोरेज बहुत है हमारे पास। लेकिन रैम जो है अभी भी लिमिटेड है। और रैम लिमिट होने का कारण है कि अगर रैम तुम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो प्रोसेस करने में दिक्कत होगा। फिर अलग से एल्गोरिथम्स लिखनी पड़ेंगी कि कैसे क्या होता है। अभी 8 जीबी का मान लेते हैं मैक्सिमम रैम हम लोग यूज कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है? तो अब कोई फाइल है जो 16 जीबी की है, जो रन होनी है, ठीक है? 16 जीबी की फाइल है, वो रन होनी है, तो वो 8 जीबी में पूरा का पूरा 16 जीबी तो नहीं डाल सकते ना, पूरा का पूरा ये आएगा ही नहीं। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग कुछ ट्विक करते हैं कि जितना जरूरी है उतना ही पार्ट लेकर आओ और बाकी स्लॉट खाली छोड़ दो कुछ और प्रोसेस के लिए, ठीक है? तो यही सब चीज है कि कैसे हम लोग मैनेज करेंगे इन सारी चीजों को, ठीक है? अच्छा, ये सारी बात हो गई कि रैम क्या होता है, कैसे प्रोग्राम पहले रैम में आता है, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में जो वर्ड है, डेटा स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग क्या स्ट्रक्चर करेंगे? रैम में उस डेटा को कैसे हम लोग स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैसे इसको स्टोर कर रहे हैं उस प्रोसेसिंग के दौरान, उसको उस चीज के लिए हम लोग पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? और उस डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करने के बाद उसके ऊपर हम लोग कैसे एक्शंस ले रहे हैं, उस डेटा जो हम लोग स्टोर किए हैं डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, उन डेटा के ऊपर क्या एक्शंस ले रहे हैं और कैसे एक्शंस ले रहे हैं, वो डिफाइन करता है हमारा एल्गोरिथम, ठीक है? वो डिफाइन करता है हमारा एल्गोरिथम, ठीक है? ओके, तो ये बात हो गई हमारी रैम की। अब फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं कि अब डेटा रैम में डेटा स्टोर कैसे होता है। एरे का एग्जांपल लेते हैं। एरे क्या है? एरे कुछ नहीं है, एरे है कॉन्टिग्यूअस लोकेशन पे हमारा डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल 258 एक एरे में स्टोर है, ठीक है? अब ये जो रैम है हमारा 8 जीबी का रैम जो है, इसमें ये कैसे स्टोर होगा, इसमें, इस पूरे चीज में, ये वाला चीज इसमें कैसे स्टोर होगा, ठीक है? वो देखते हैं। तो जैसे 258 है, मान लेते हैं ये इंटीजर है। तो इंटीजर जो है ऑन एन एवरेज और मैक्सिमम कंपाइलर में 4 बाइट्स लेता है, ठीक है? क्या लेता है? 4 बाइट्स लेता है, ठीक है? 4 बाइट्स लेता है। 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स। एक बाइट हमारा 8 बिट का होता है, एक बाइट हमारा 8 बिट का होता है, ठीक है? एक बाइट हमारा 8 बिट का होता है। और ये जो नंबर्स हैं, ये कंप्यूटर में एज ए नंबर नहीं दिखते हैं, वो 0101 के फॉर्म में दिखते हैं। तो जो 2 है वो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, 00000010, ठीक है? ऐसा दिखता है, ठीक?
ये जो बाइट वाली चीज है, ये जो बाइट वाली चीज है, वो जाकर सेव होती है रैम में एज एन बाइट, ठीक है। और ये जो बाइट सेव होता है ये एक पर्टिकुलर एड्रेस पे होता है, ये एक पर्टिकुलर एड्रेस पे होता है, और इन्हीं एड्रेस के बेसिस पे हम लोग एक्सेस करते हैं कोई भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल ये जो 2 है, ये जो 2 है वो हमारा इसमें जाकर स्टोर हुआ, ठीक है। तो 2 जब स्टोर होगा तो ये किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होगा, ठीक है, ये किसी एड्रेस पे स्टोर होगा, और इस एड्रेस का पॉइंटर ये जगह इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। समझ में आया कि ये जो 2 स्टोर हो रहा है रैम में वो कैसे स्टोर हो रहा है, और जहां स्टोर हो रहा है मतलब जो एड्रेस लोकेशन है उस चीज को पॉइंट करने के लिए एड्रेस का इंडेक्स काम आता है, ठीक है। अभी अरे हम लोग पढ़े नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा है कि जैसे 2 5 8 ये साथ में लिखा हुआ है, तो एरे की प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्टिग्युअस एलोकेशन पे ही, कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन ही करता है, मतलब कि 2 के बगल में 5 होगा, 5 के बगल में 8 होगा। और जैसा कि हम कहें कि 4 बाइट लेता है, तो फॉर एन एग्जांपल ये 4000 इसका एड्रेस का नाम है, तो जो 5 है उसके एड्रेस का नाम क्या होगा 4004, जो 8 है उसके एड्रेस का क्या नाम होगा 4008, ठीक है। तो ऐसे ही एलोकेशन होता है कि एरे का, लिंक लिस्ट का, आपका स्टैक का, ये सब का एलोकेशन रैम पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। एरे कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन करता है, मतलब अगल बगल रहेगा, सिंपल में देखो अगल बगल है ना सब, और इन दोनों के बीच में उतना ही डिस्टेंस है जितना इसकी वैल्यू है, इन दोनों के बीच में उतना ही डिस्टेंस है जितना इसकी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये जो 258 वाली चीज है इसमें कैरेक्टर होता ए बी सी होता, ठीक है, इस एरे में ए बी सी होता, तब क्या होता, तो कैरेक्टर क्या होता है ना, कैरेक्टर 1 बाइट लेते हैं, इंटीजर जो है 4 बाइट्स लेते हैं, कैरेक्टर 1 बाइट लेते हैं। तो ये रैम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रैम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रैम में ऐसे रिप्रेजेंट होता कि ए आया, बी आया, बगल में सी आया, ठीक है। मान लेते हैं ए का एड्रेस क्या है 100, तो बी का एड्रेस क्या होगा, बी का एड्रेस क्या होगा 101, सी का एड्रेस क्या होगा 102, ठीक है। ये ऐसे एड्रेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये सब एक ही बाइट लेते हैं, और अगल बगल होंगे तो 100 के बाद 101 आएगा, 101 के बाद 102 आएगा, तो इनके एड्रेस ऐसे ही होते हैं। इसलिए क्या होता है ना कि हम लोग एरे जब इस बनाते हैं तो केवल एक वेरिएबल से पॉइंट करते हैं, क्योंकि अगर हमें एक एड्रेस मिल गया ना शुरुआत का, उसके बाद तो फिर हमें पता चल गया कि नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, ठीक है। ये बेसिकली एरे अभी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इससे बस एक आइडिया लगनी चाहिए कि हमारा रैम में स्टोर कैसे हो रहा है डेटा। इस वीडियो में हम लोगों ने एग्जांपल लिया एरे का, एरे का जो डेटा है वो स्टोर कैसे हो रहा है, एरे का जो डेटा है वो स्टोर कैसे हो रहा है। जो एरे में हमारा 2 एरे हमारा 258 जो डेटा था वो हमारा एरे में जाकर जो स्टोर हुआ वो कैसे हुआ, वो डिपेंड करेगा हमारे डेटा स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ये एरे और डेटा स्ट्रक्चर है हमारा, तो इसलिए दोनों अगल बगल स्टोर होंगे, ठीक है। अगर यही हमारा लिंक लिस्ट होता, यही हमारा लिंक लिस्ट होता तो जरूरी नहीं है कि 258 साथ में होते, ठीक है। अगर यही हमारा लिंक लिस्ट होता तो ये लोग दूर दूर भी होते, ठीक है। यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ पर 8 है, ठीक। लेकिन ये दोनों फिर कैसे जाते हैं, तो यहाँ पर एक एड्रेस दे देते हैं हम लोग, 2 के बगल में 5 का एड्रेस देते तो ये ऐसे पॉइंट करता, 5 के बगल में 8 का एड्रेस देते तो ये ऐसे पॉइंट करता, ठीक है। तो ये जो तरीका है स्टोर करने का डेटा रैम में, वो तरीका हम लोग सीखते हैं डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में, कि डेटा को कैसे स्ट्रक्चर करना है रैम में। क्यों रैम में स्ट्रक्चर करना है डेटा, क्योंकि सीपीयू जो है कोई भी प्रोग्राम चलाएगा तो वो रैम के थ्रू ही चलाएगा, वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं करेगा। एक कारण ये भी है कि रैम बहुत फास्ट होता है, इसलिए वो रैम से ही एक्सेस करेगा, और साथ ही साथ रैम में डेटा स्ट्रक्चर कैसे होगा ये पढ़ने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि भाई हमारा पुराना वाला एग्जांपल कि मान लेते हैं कोई फाइल 16 जीबी की है, ठीक है, कोई फाइल 16 जीबी की है, ठीक है, और हमारा रैम 8 जीबी का है, ठीक है, हमारा रैम 8 जीबी का है, तो ऐसा थोड़ी होगा 16 के 16 8 में ले आके रखने की कोशिश करेंगे। अरे इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलाना है, बाकी डेमन थ्रेड्स भी चलाने हैं, अलग अलग प्रोसेसेस भी चलाने हैं, सारा एक ही चीज को थोड़ी दे सकते हैं। मल्टीटास्किंग करने के लिए बनाया कंप्यूटर, केवल एक प्रोग्राम चलाने के लिए तो नहीं बनाया। इसलिए क्या होता है एफिशिएंट तरीके से प्रोसेस कराने के लिए डेटा स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से, किस नक्काशी के साथ हम लोग इसको रैम में स्टोर करते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी बट कोई नहीं, ये थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी था। आगे कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ी कंसाइज रहे, टू द कॉन्सेप्ट रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।